भारत जाने की इजाजत मिल गई है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के इम्कानात कितने हैं? 100% हैं, 50% हैं, या बिल्कुल भी नहीं? आप ट्विटर अकाउंट जी फारूकी पर जाइए, अपनी राय दीजिए। आपकी राय हम प्रोग्राम के आखिर में दिखाएंगे। और अब आज की सबसे बड़ी खबर यानी कि बिग स्टोरी, T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए कौमी टीम भारत जाएगी, क्योंकि भारत ने सिक्योरिटी की जमानत दे दी है, तो पाकिस्तान ने भी खेलने की इजाजत दे दी है। आज का दिन न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के करोड़ों शायकीन क्रिकेट के लिए, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां शायकीन क्रिकेट बसते हैं और खासतौर पे पाकिस्तान और भारत का टाकरा देखने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है कि भारत ने सिक्योरिटी की जमानत दे दी है, तो पाकिस्तान ने भी अपनी टीम को भारत जाकर खेलने की इजाजत दे दी है। लेकिन इस खुशी के मौके पर भी शहरियार खान, चेयरमैन PCB, और नजम सेठी जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके इख्तलाफात छुपाए ना छुपे। आखिरी मुशावरत टीम को भारत भेजने के हवाले से और पहला ऐलान चेयरमैन के बजाय नजम सेठी ने किया, और चेयरमैन शहरियार खान इससे बिल्कुल लाइल्म रहे। मैं उसको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इजाज़त दे दी है टू सेंड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू प्ले द T20 इन इंडिया। किसे किया? नजम सेठी साहब। नहीं, नजम सेठी साहब के बाद चौधरी निसार ने उससे बात की। मैं मशकूर हूँ नजम सेठी का कि उन्होंने ये तमाम नेगोशिएशन किए, लेकिन जो वाज़ेह बात यह है कि फॉर्मल फाइनल अप्रूवल विल डिपेंड ऑन द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर हवाई जहाज। भारत बमुकाबला पाकिस्तान, ये मुकाबला तो बहुत दिलचस्प होता है, लेकिन सेठी बमुकाबला शहरियार खान, ये मुकाबला दिलचस्प या हेल्दी किसी भी सूरत नहीं है। इस तरह से ना पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी, ना ही पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड चलेगा। इस इशू पर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान टीम भारत जा रही है। लेकिन इस खुशखबरी के साथ कुछ सवालात भी जन्म ले रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिक्योरिटी जमानत तो मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान टीम भारत जाके कारकर्दगी भी अच्छी दिखाएगी, इसकी जमानत कौन देगा? यही सवाल लेके चलेंगे हम शकील शेख साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शकील शेख साहब, और आप एशिया कप की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। एशिया कप में जो कारकर्दगी रही पाकिस्तान टीम के सामने, वो सबके सामने है, उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो एशिया कप की परफॉर्मेंस ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ज़का अशरफ साहब, और आपसे मैं सवाल करूंगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन मैं आपको सुनवाऊंगी कि यही सवाल जब आज चेयरमैन PCB शहरियार खान साहब से किया गया, तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया था? जी, आज जब यही सवाल चेयरमैन PCB शहरियार खान से किया गया कि टीम की परफॉर्मेंस से उनको क्या तवक्कुआत है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिएगा। इस वजह से कि वो एशिया कप में ठीक परफॉर्मेंस नहीं कर सके, मैंने लगा कि वो बड़े जज्बे में हैं और चाह रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस अच्छी हो। नहीं, कंसर्न नहीं, मेरे ख्याल से जहां तक वो लड़के खेले ना, हमारे लिए काफी है। शहरियार खान साहब तो कह रहे थे कि उन्हें कोई कंसर्न नहीं है, वो मुतमईन हैं कि टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी। लेकिन ज़का अशरफ साहब, आप क्या कहेंगे? सिक्योरिटी की गारंटी तो मिल गई है, लेकिन टीम की अच्छी कारकर्दगी की गारंटी कौन देगा? सबसे पहले तो ये है कि जो टीम की कारकर्दगी है वो सबके सामने है। मुझे उस पर मैं क्या कहूँ, बिकॉज पूरी पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन और पाकिस्तानी अवाम देख रही है कि क्या कारकर्दगी आ रही है। तहफ़्फ़ुज़ात है, एक तो ये कि भारत की तरफ से तहरीरी यकीन दहानी अभी तक सामने नहीं आई है, इसके अलावा सिक्योरिटी की गारंटी तो मिल गई है, लेकिन टीम भारत जाके और भारत के खिलाफ उसके होम ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्म करेगी, इसकी जमानत कौन देगा? बहरहाल गुड लक पाकिस्तान टीम। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कराची के दो अहम इशूज, दो अहम खबरें। एक तो ये कि IG सिंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। जी वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज सिंध पुलिस के फंड्स में करप्शन और सिंध पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों के केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और IG सिंध समेत पुलिस के आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है करप्शन में और गैर कानूनी भर्तियों में।
आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली, जिन पर इससे पहले भी 22 दिसंबर 2015 को तौहीन अदालत के सिलसिले में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, उन्हीं आईजी सिंध पर एक बार फिर एक और मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। और ये मुकदमा है सिंध पुलिस के फंड्स में करप्शन का और सिंध पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों का। एडिशनल आईजी सिंध उन्होंने जब कुछ दिन पहले अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी तो ये एडमिट किया था, ये इंकिशाफ किया था कि सिंध पुलिस के फंड्स में से 99% गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ केसेस में तकसीम किए जाते हैं और सिंध पुलिस में 12,000 के करीब गैर कानूनी भर्तियां हैं और ज्यादातर भर्तियों का ताल्लुक सक्खर से है। इस केस की सुनवाई के दौरान मुख्तलिफ रिमार्क्स आते रहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार होता रहा। खासतौर पर आईजी सिंध समेत गुलाम हैदर जमाली हैं जो कि आईजी सिंध, उन समेत दीगर आला पुलिस अफसरान पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और आज ये फैसला सुनाया कि आईजी सिंध समेत दीगर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रिमार्क्स दिए कि जब तक कार्रवाई चल रही है करप्शन की, गैर कानूनी भर्तियों की, तब तक आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली का उनके ओहदे पे रहना मुनासिब नहीं है। वो आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली जो एक पहले तौहीन अदालत के मुकदमे में फर्द जुर्म भुगत रहे हैं, आज उनके बारे में एक और रिमार्क्स आए हैं अदालत उस्मा के कि उनका ओहदे पर रहना मुनासिब नहीं है जब तक उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसके बावजूद आईजी सिंध अपने ओहदे पे कायम और दायम है। इसी मामले पर बात करने के लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक आईजी सिंध अफजल शिगरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अफजल शिगरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आईजी सिंध पे पहले फर्द जुर्म है, आज सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब तक इंक्वायरी हो रही है करप्शन की, गैर कानूनी भर्तियों की, तब तक आईजी को अपने ओहदे पे रहना मुनासिब नहीं लगता। कितना बड़ा सेटबैक है ये सिंध पुलिस के लिए और सिंध हुकूमत के लिए? मेरा ख्याल है पुलिस के लिए बिल्कुल सेटबैक है। वो एक बहुत बड़ी फोर्स के कमांडर है और उसकी हैसियत जो है जब वो कॉम्प्रोमाइज अगर हो जाए और उस लेवल पे हो तो मुश्किलात तो जरूर आती हैं। इंक्वायरी अगर हो रही है तो मुझे तफसीलात तो मालूम नहीं है, लेकिन मुनासिब होता कि ये कोई हायर अथॉरिटी जो है वो इसकी इंक्वायरी कर लेती तो मेरा ख्याल है कोई हकायक आपके सामने आ जाते हैं। अपेरेंटली जो आपने अभी इंट्रो में बताया कि वो शायद पुलिस के डिपार्टमेंट से ही कोई इंक्वायरी रिपोर्ट उनकी तरफ गई है, तो उसकी बेसिस के ऊपर ये अहकाम सादिर हुए हैं। हुकूमत सिंध को इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए और उन्हें इस पे मुनासिब कार्रवाई करनी चाहिए। जी, वज़ीर आला सिंध साहब ने आज खुद भी इसका नोटिस लिया है, उन्होंने भी अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली है। सिंध हुकूमत के लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये? सिंध हुकूमत के लिए बिल्कुल वो उनकी चॉइस है। उन्होंने उनको पुलिस का चीफ बनाया हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये उनके लिए जरूर मुश्किलात पैदा करेगा और पुलिस जो है उसकी कारकर्दगी पर भी उसका एक असर पड़ेगा जब तक कि ये पोजीशन क्लियर नहीं हो जाती है। जरूरत इस बात की है कि जो भी इंक्वायरी है वो जल्दी से होके और वो उस पर क्लैरिटी आ जाए। अफजल साहब, यही आईजी सिंध इन पर पहले फर्द जुर्म आयद हुई है एक और तौहीन अदालत के मुकदमे में, उसके बावजूद ये अपने ओहदे पे कायम है। आज सुप्रीम कोर्ट रिमार्क देती है कि जब तक तहकीकात हो रही हैं आईजी का अपने ओहदे पे रहना मुनासिब नहीं है। तो क्या आईजी सिंध को इस्तीफा दे देना चाहिए या आर्जी तौर पर हट जाना चाहिए अपने ओहदे से? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर ये तो उनकी एक पर्सनल चॉइस है कि वो क्या करना चाहेंगे, लेकिन लीगली पोजीशन यही है कि ये अथॉरिटी जो है ये सिंध गवर्नमेंट की है, उनको अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए इस पे मुनासिब फैसला करने की जरूरत है। वो मेरा ख्याल है इस पे डेली डैली नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। और अगर वो समझते हैं कि ये जो इंक्वायरी हो रही है वो शायद मुनासिब अगर नहीं है तो वो उनके पास फोरम है, वो सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनको ओहदे पे रहने दिया जाए और इंक्वायरी जो है वो एक हायर फोरम के ऊपर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल शिगरी साबिक आईजी सिंध हमसे बात कर रहे थे। ये जो मौजूदा आईजी सिंध है गुलाम हैदर जमाली, ये वही हैं जिन्होंने तौहीन अदालत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से माफी तलब की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें माफी नहीं दी थी। लेकिन इसके अलावा कराची में एक और माफी है जो कि मंजूर की जाने वाली है। खबर
खबर यह है कि वफाकी हुकूमत कराची में सियासी जमातों के लिए, खासतौर पर सियासी जमातों के मुसल्लह अस्करी विंग्स के लिए एक आम मुआफी की स्कीम इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है और वो ये स्कीम लाएगी सिंध हुकूमत के मशवरे के साथ। सिंध हुकूमत से मुशावरत के बाद ही वफाकी हुकूमत इस एमनेस्टी स्कीम को या इस आम मुआफी स्कीम को कराची में इंट्रोड्यूस करवा देगी। इसका मकसद ये होगा कि जितनी भी सियासी जमातों के अस्करी विंग्स हैं वो खत्म हो जाएं, कराची में रियासत रेट कायम हो जाए और इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो ताकत है उसे कर्टेल किया जाए, उसे कम कर दिया जाए। एक तरफ तो ये खबर सामने आई है, दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट भी सामने आई है जिसका इस आम मुआफी की खबर से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मुस्तफा कमाल साहब ने आज एक बार फिर मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपनी पार्टी को, जो कि जिसका अभी तक नाम अनाउंस नहीं हुआ, उसकी तंजीम साजी मजबूत करने जा रहे हैं। हमारा मकसद पहले दिन से बिल्कुल वाज़ेह है कि हम नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इस वक्त बड़ी भरपूर अंदाज में अपनी तंजीम को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं। हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बना रहे हैं बड़ी भरपूर अंदाज में। मुस्तफा कमाल साहब अपनी इस पार्टी की तंजीम साजी मजबूत करने में लगे हुए हैं और साथ ही जो आम मुआफी की खबर है उसमें एक पहलू ये भी है कि वो गिरोह या वो अफराद जो कि मुआफी कबूल कर लेंगे या मुआफी हासिल करना चाहेंगे, उन्हें तमाम तर माजी की कार्रवाइयों की तफसीलात देनी होंगी और ये लोग फिर मुस्तफा कमाल के ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। ये एक स्कीम है जिस पर वफाकी हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है और सिंध हुकूमत का मशवरा भी इस पर तलब कर सकती है। इस इशू पर बात करेंगे, मेरे साथ हैं जनरल मोइनुद्दीन हैदर, साबिक वज़ीर दाखिला, साबिक गवर्नर सिंध। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, और ये बताइएगा कि ये जो आम मुआफी का फार्मूला है ये बलोचिस्तान का फार्मूला था, क्या कराची में ये अप्लाई हो सकता है, कराची में कामयाब हो सकता है? मुझे ऐसी किसी स्कीम का किसी सरकारी जराये से तो पता नहीं चला, अखबार में मैंने सुना, ना ही वज़ीर दाखिला ने कोई इस तरफ हिंट किया। अब ये बातचीत अगर कोई आपके पास मुसद्दक़ा जराये हैं कि ऐसी चीज सोची जा रही है तो मेरे ख्याल में कोई इतनी गलत बात भी नहीं है ये, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अस्करी विंग के गलत रास्तों पे निकल गए थे अपने लीडर्स की गलत गाइडेंस की वजह से, और वो कत्ल और बहुत से मुकदमों में गाड़ियां जलाने के और इस किस्म के मुकदमे फंसे हुए हैं और उनकी जिंदगी जाहिर है कि वो बहुत खराब हो गई है। और बहुत से लोग अब देखे, कुछ लोग फांसी भी चढ़े हैं तो वो पछता भी रहे होंगे। और अभी जो मुस्तफा कमाल और उनके ग्रुप ने इसी बात को हाईलाइट किया है कि लोग जो हैं वो इससे निकलना चाहते हैं, तो अगर हुकूमत को ऐसी स्कीम का सोचती है कि ये लोग तौबा करें और ये लोग जो है इस काम को छोड़ दें और इससे हट जाए, तो उनसे शेड्यूल 4 के तहत कुछ पाबंदियां लगा करके वो वक्तन फक्तन अपनी पुलिस को लोकेशन बताते रहें या बताते रहें कहाँ पर है, तो मेरे ख्याल में इस किस्म का कोई स्कीम सोची जा सकती है। और इससे बहुत से लोग जो है वो मेरे ख्याल में जो अस्करी विंग में इन्वॉल्व है या इस किस्म की गलत कार्रवाइयों में हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी को संवार ले। जनरल साहब, क्या आप समझते हैं कि अगर ये आम मुआफी की स्कीम कराची में इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है तो ये कराची ऑपरेशन की नाकामी भी तस्वुर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसपे तो रेंजर वक्तन फक्तन फिगर देते रहते हैं, उन्हें हजारों लोग पकड़े हुए हैं और वो अदालत वो तहवील में है, तो कुछ तो वो लोग होंगे, कुछ दूसरे हो सकता है लोग जो इस काम में जो पकड़े नहीं गए, मफरूर है, छुपे हुए अंडरग्राउंड है, हो सकता है कि वो इस स्कीम से फायदा उठाते हुए अपने जो है राय रात पे आ जाएं और अपना किबला दुरुस्त कर लें। तो अगर इस तरीके से कराची में आ सकता है और ये लोग तशद्दुद को छोड़ने पे तैयार हैं और सिर्फ सियासत करने के लिए पार्टियां ज्वाइन करते हैं और तशद्दुद नहीं करते, तो मेरे ख्याल में इसको ट्रायल इसका किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल मोइनुद्दीन साहब कह रहे थे कि अगर वफाकी हुकूमत संजीदगी से ऐसी आम मुआफी की स्कीम पर कराची के लिए गौर कर रही है तो ये काबिल अमल कराची में हो सकती है, बलूचिस्तान के बाद और कामयाब भी हो सकती है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कराची वाले एक नए खौफ का शिकार हैं। मानसून का सीजन आने वाला है, क्या सिंध सरकार तैयार है? बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ना बड़े ताकतवर ना छोटे कमजोर, एक्सप्रेस। चीफ
जी वेलकम बैक। कराची वाले एक नए खौफ का शिकार हो गए हैं। वजह यह है कि मानसून का सीजन आने वाला है, तेज बारिशों का कराची में इम्कान है। क्या सिंध सरकार इसके लिए तैयार है, ये बात करेंगे हम अब इस सेगमेंट में। कराची में रेन इमरजेंसी लगी हुई है, तो सिंध सरकार कितनी तैयार है कि मानसून का सीजन जो कि हमेशा कराची में बड़ा वर्ष होता है और पूरा कराची ना सिर्फ सैलाब का मंजर पेश करने लगता है बल्कि अंधेरे में भी डूब जाता है। बिजली की लाइनें ट्रिप करना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से कराची सैलाब और अंधेरे की जद में आ जाता है। तो इस साल के लिए सिंध सरकार की तैयारियां क्या हैं, पहले जानेंगे हम कराची की सूरत हाल अपने नुमाइंदे से। आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा कमिश्नर कराची सैयद आसिफ हैदर शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब बताइएगा कि रेन इमरजेंसी तो कराची में नाफिज है, लेकिन ऑन ग्राउंड तैयारियां क्या हैं सिंध सरकार की अगर मॉनसून का सीजन वर्स हो जाता है? जी देखिए, एक छोटी सी झलक हमें आज नजर आई है जो इंटीरियर सिंध में चूंकि बारिशें सिस्टम वहां से ग्रेजुअली कराची की तरफ आगे बढ़ रहा था और उस वक्त जो ट्रिपिंग हुई है आज सुबह 7 बजे जो कराची की पूरा जो है वो कराची की लाइट जो है वो बंद हो गई थी और उसके बाद जो है वो फीडर जो है बाद में उनको रिस्टोर किया गया। तो वो मॉइस्चर की वजह से ये एक इफेक्ट हमारे सामने है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सिस्टम की, तो ये मेडिटेरियन सी में जो है, जिसको हम उर्दू में जो है वो बोरा रोम कहते हैं, वहां से ये सिस्टम चला और उसके बाद इसने सऊदीया में, इसके अलावा ओमान में, यूएई में इसने बारिशें दी और उसके बाद ये बलूचिस्तान पहुंचा कोस्टल एरिया की तरफ। वहां पर एक और पार्ट जो है जो कि शुमाली ईरान से चला था वो वहां पे मौजूद था। तो दो सिस्टम का मर्जर है ये, और ये इस वक्त जो है वो अगर दोपहर में बात करते हैं तो नवाब शाह, खैरपुर, सखर, इसके अलावा पडीदन में इसने बारिशें दी है। अभी इस वक्त जो है लाड़काना, जैकबाबाद में। इसी के साथ ये बताएं कि कराची में खास तौर पर सिंध सरकार की तैयारियां क्या हैं? देखिए, इसमें अब अगर इस वक्त अगर कराची की बात करते हैं तो मामूल से तेज हवाएं इस वक्त कराची में चल रही है। मकीन जो कराची के बासी है वो बखूबी इस चीज को देख रहे हैं कि मामूल से हट के इस वक्त हवाएं, और आज जो है 28 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चली है और उससे मजीद बढ़ सकती है। जी तो आफ्ताब, लेकिन सिंध हुकूमत कितनी तैयार है कराची के लिए? जी देखिए, इसमें जो एक इनकी जानिब से जो एक अलामिया जारी किया गया था उसमें तमाम लोगों की छुट्टियां मनसूख करने की बात की गई। ये माजी में भी होता रहा है, लेकिन जो ग्राउंड पर अगर हम देखें कि उसमें अमला कितना मुतारिक नजर आ रहा है, तो इससे कबल अगर बारिशों की बात करते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है शुएब सिद्दीकी, उन्होंने जो है वो डिफेंस और इतराफ में और दीगर जो शारा फैसल पे जो बड़े बड़े होर्डिंग्स है उनको काटने का काम, जो इसको तोड़ने का, हटाने का काम। ठीक है आफ्ताब, आप मेरे साथ ही रहें। इस वक्त मेरे साथ कमिश्नर कराची सैयद आसिफ हैदर शाह भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, और ये बताएं कि सिंध सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि इम्कान है कि पिछले साल की तरह इस बार भी बारिशें अचानक होंगी और बहुत शदीद होंगी कराची में। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये जो मानसून का है उसकी सबसे बड़ी तैयारी तो यही होनी चाहिए कि जो जितने बड़े बड़े नाले हैं और ड्रेन्स हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जिनके थ्रू पानी अल्टीमेटली निकलता है, उनकी डिसिल्टिंग हो, जो कि नहीं हुई। और ये जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, KFC और म्यूनिसिपल कमेटीज, इनको ये काम बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था जी, लेकिन अब तक तो खैर नहीं हुआ। इसका चीफ मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस दिया है। जहाँ तक ये बारिश है चले, इसका कुछ तो वो सिस्टम का, जैसे आपके वो करस्पॉन्डेंट ने भी बताया कि इसका तो जोर टूट गया है, लेकिन ये इंटरमिटेंट बारिशें होंगी भी और अनप्रेडिक्टेबल बारिशें होंगी। अल्टीमेटली वो मानसून की तैयारी करनी, तो ड्रेन की हद तक तो उनमें अभी तो एज सच इतनी मॉडरेट बारिश को ही वो हैंडल कर सकते हैं। अगर थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिश हुई तो ड्रेन्स में तो इतनी गुंजाइश नहीं है ड्यू टू। लेकिन सर ये काम तो आपकी ही सरकार ने करना है ना, खासतौर पे आप कमिश्नर कराची हैं, आपने वार्निंग्स भी जारी कर दी है, आपने अलर्ट भी जारी कर दिया है DMCs को, तमाम म्युनिसिपल कमेटीज को, ये जितने भी बल्दियाती इदारे हैं। लेकिन बहरहाल सर ये काम तो आपको ही करना है। ड्रेन्स अगर रेडी नहीं है तो वो काम भी आपको करना है, अमला अगर मुतहरिक नहीं है तो ये काम। आप सुन लेना, पूरी बात सुन लेना जी। अब मैं एज कमिश्नर कराची बता रहा हूँ ना आपको, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का तो आप उनसे वर्जन ले सकते हैं। तो बहरहाल अब इस वक्त जब बिल्कुल चीजें इमिनेंट हो तो 2-3 किस्म की तैयारियां होती हैं जिसके लिए इनकी रेडीनेस करवाई है। एक तो जो चोकिंग पॉइंट्स और बॉटल नेक्स या नालों की जो कलवर्ट्स होते हैं
उनको इनको कहा गया है कि जी फौरन क्लियर करें, ताकि अगर अगले 2-4-5 दिन में बारिश आए तो उसको कुछ तो पानी को निकलने का रास्ता हो। उसके साथ साथ जो दूसरे प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, जिसमें ये वीक होल्डिंग्स होती हैं और जो तेज हवा में गिर सकती हैं, या जो बिजली की लूज वायर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक ने अपना काम उन पे शुरू किया हुआ है। अब उनकी कारकर्दगी की अगर बारिश होती है और उनका सिस्टम फेल हो जाता है तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अब ये दो चीजों के बाद अल्टीमेटली फिर हमें इमरजेंसी रिस्पांस के लिए तैयार रहना पड़ता है जी। इसमें रेस्क्यू और रिस्पांस होता है कि डैमेज मिनिमाइजेशन की तरफ हम जाएं। तो ये जो हमने कल भी की थी इमरजेंसी लागू, वो इसीलिए की थी कि सिस्टम तो बिल्कुल सर पे आ गया था बारिश का। अब इसमें ये अगर हम इस पे बैठ जाते कि जी नाले साफ करने, वो 2-4 दिन में होने भी नहीं थे, इनको लोकल गवर्नमेंट। लेकिन शाह साहब, ये 2-4 दिन की बात होती भी नहीं, ये तो सीजन आने से पहले कुछ महीनों में ये नाले वगैरह की सफाई हो जाती है, भल सफाई और दीगर इकदाम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। दिसंबर से शुरू होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई जी। जो इस स्टेज पे खड़े होके, तो एक तो जो कमिंग बारिश है इसको देखना होता है अगले 2-3 दिन को। बहरहाल इनको ये जरूर कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी एटलीस्ट जो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कमिश्नर कराची हमारे साथ थे और एडमिट कर रहे थे कि दिसंबर से कराची के नालों की सफाई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, और अब एकदम से मानसून का सीजन सर पे आ पड़ा है। इमरजेंसी के लिए तो तैयार है, लेकिन बहरहाल वो एडमिट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि मुख्तलिफ इदारे अभी भी मुतहरिक और तैयार नहीं है अगर कराची में अचानक और शदीद बारिशों का सीजन शुरू हो जाता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का मामला, खासतौर पर लोअर दीर के हल्का PK 95 जो कि मुतनाज़िया हल्का था। कप्तान की हुकूमत के तहत खवातीन अपने बुनियादी वोट के हक से अभी तक महरूम हैं। जी, वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा जहां पे इमरान खान साहब की हुकूमत है, कप्तान की हुकूमत के तहत ही खवातीन अभी तक अपने बुनियादी वोट के हक से महरूम हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो कि तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल तो ला रही है, इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन था, तो इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि वो ख़वातीन को उनके तमाम हुकूक दिलवाएंगे, और मगरबी मुआशरे के तहत नहीं बल्कि इस्लामी मुआशरत के तहत और तहजीब के तहत ख़वातीन को हुकूक दिलवाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख़वातीन को बुनियादी हक वोट का फराहम करना क्या इमरान खान साहब की नज़र में या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की नज़र में इस्लामी मुआशरती तहजीबी हक है ख़वातीन का, या फिर ये भी मगरबी मुआशरे का हक है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का आइन ख़वातीन को वोट का बुनियादी और मुतवासी हक देता है मर्दों के साथ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा हो नहीं रहा। PK 95 लोअर दीर मुतनाज़िया हल्का है, यहाँ से सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर हैं, वो सेनेटर मुंतखब जब हुए तो उन्होंने ये सीट खाली कर दी थी, और उसके बाद जमात इस्लामी के ही एजाजुल मुल्क यहाँ से मुंतखब हो गए थे। इससे पहले 2013 में भी जमात इस्लामी के ज़ाहिर है सिराजुल हक साहब इस सीट से लड़े थे। 2013 और 2015 में जब आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात हुए तो इस हल्के से ख़वातीन को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी गई। मुबैना तौर पर एक जिरगा हुआ सियासी जमातों का, जिसमें जमात इस्लामी के भी सिग्नेचर पाए जाते हैं उस फैसले पे, और फैसला किया गया कि खवातीन वोट नहीं डाल सकेंगी, और 53,000 रजिस्टर्ड खवातीन के होने के बावजूद एक भी खातून ने ना 2013 में ना 2015 में PK 95 में वोट डाला। अब खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का पुराना फैसला नल एंड वॉइड करार दे दिया है, और जमात इस्लामी के ही एजाजुल मुल्क को यहाँ से कामयाब करार दे दिया है। इस हल्के से दूसरी सियासी जमात ANP है, जिनके हाजी बहादुर खान थे जो कि शिकस्त खा गए थे। इस वक्त एजाजुल मुल्क साहब जमात इस्लामी के कामयाब उम्मीदवार और ANP की बुशरा गौहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एजाजुल मुल्क साहब, पहले मैं आपके पास आऊंगी। आप नहीं समझते कि आपकी जीत अभी भी मुतनाज़िया है, क्योंकि खवातीन गई हुई थी अपनी पिटीशन लेकर और उनकी पिटीशन को नजरअंदाज कर दिया गया है। 53,000 में से एक भी खातून ने वोट नहीं डाला इस इलाके में। मेरा इलेक्शन मुतनाज़िया नहीं है, मुतनाज़िया बना दिया गया है। ये किसी खातून को किसी ने भी नहीं रोका था, न कोई कंप्लेंट आया था, न किसी ने FIR दर्ज की थी। वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात थे, किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया था। वहाँ की रवायात है
तकरीबन 9 इंतखाबात कौमी हुई हैं, वहाँ किसी ने वोट नहीं डाला है ख़वातीन ने। बुशरा गौहर साहिबा, आपने एहसास मुल्क साहब की बात सुनी, वो कहते हैं कि किसी भी खातून ने कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाई थी। देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ख़वातीन ने दरख्वास्त भी दायर की और फिर हमने इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन दायर किया। और इनकी ये बात कहना कि वहाँ किसी को रोका नहीं गया, तो आप खुद बता दें कि 53,000 अगर ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और उसमें एक भी खातून नहीं आती वोट डालने के लिए, और वो सारी मुख्तलिफ पार्टीज के साथ या हुकूमती इदारों में या स्कूलों की टीचर्स, वो कोई नहीं निकलता, तो ये तो कुछ फैसले हो जाते हैं। और 2013 में तो ये जो जमात इस्लामी के रिटर्न कैंडिडेट हैं, इनके अपने दस्तखत हैं जो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था जी, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने इनसे पूछा भी था। तो मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही थरो प्रोसेस के बाद PK 95 के इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया जी। उसके बाद ये गए पेशावर हाई कोर्ट पे। पेशावर हाई कोर्ट ने इनकी जो बात है उसको आगे किया है, लेकिन अगर आप इनके शॉर्ट ऑर्डर को देखें हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट का जी, हाँ, पेशावर हाई कोर्ट ने भी लिखा है कि ये जो ग्राउंड रियलिटीज हैं तो वो उस पे हमें भी अफसोस है, लेकिन कोई कानून ऐसे नहीं है जिसके तहत हम इसको वो करें। लेकिन मेरी नजर में आईन है जो कहता है कि ये बुनियादी हक है ख़वातीन का जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो 2015 में एहसासुल मुल्क साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। वो जो जिरगे का फैसला था जिसपे जमात इस्लामी के भी दस्तखत थे, वो सबके सामने है। उसमें बाकायदा मेंशन था कि ख़वातीन वोट डालने बाहर नहीं निकलेंगी। तमाम सियासी जमातों का वो मुतफ़िक़ा फैसला था। क्या उसके बावजूद आप नहीं समझते कि इंतखाब दोबारा होना चाहिए? मुतनाज़िया है, आप खुलकर ख़वातीन को बाहर आने दीजिए, वाज़ेह हो जाएगा कि किसकी कितनी स्ट्रेंथ है। और लोकल गवर्नमेंट में आई, उस वक्त मैं कैंडिडेट नहीं था, उस वक्त मैं कैंडिडेट भी नहीं था। 2013 के इलेक्शन में सिराजुल हक साहब कामयाब हो गए थे, मैंने साहबजादा याकूब खान साहब कामयाब हो गए थे जी। और वो असम्बली में थे, उन्होंने हल्फ भी उठाया है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और इस दफ़ा कोई 24 अप्रैल को बाकायदा इलेक्शन कमीशन दिरपाइन ने तमाम सियासी पार्टियों का जरगा बुलाया था और उसमें कहा गया था कि हमने ख़वातीन पोलिंग के लिए तमाम तर इंतजामात कर रखे थे, मगर वहाँ की रवायात ऐसे है कि ख़वातीन नहीं निकलती। हल्के की किसी खातून ने वहाँ न कोई रद्द दायर किया था। बाहर के चंद ख़वातीन ने जो कराची, इस्लामाबाद और पेशावर से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन में वो कहा एहतजाज किया और इसी पर इलेक्शन कमीशन ने सुमोटो एक्शन लिया और इसी के नतीजे में इन्हें पूरा हल्का मुतासिर हुआ 10 महीने। बुशरा साहिबा, एजाज साहब कह रहे हैं कि हल्के की कोई खातून पटिशन लेकर नहीं गई थी, कुछ बाहर के इलाकों की खवातीन थी, तो क्या ANP अब पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला चैलेंज करेगी? देखिए जी, ये जो बात कर रहे हैं तो ये गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि कई खवातीन और कई लोग इलेक्शन कमीशन के सामने भी जो आए तो वो दीर के थे। फिर दीर से कई खवातीन ने रिटर्न भेजे हैं अपने पिटिशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा गौहर साहिबा। एजाज मुल्क साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपको आज का सवाल दिखा दें। आज का सवाल था कि T20 टीम को भारत जाने की इजाजत मिल गई है तो पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस कितने हैं? इस वक्त तक सबसे ज्यादा 57% लोग समझते हैं बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, 28% समझते हैं कि 50% चांस है, और सबसे कम लोग समझते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने का पाकिस्तान का चांस 100% है। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।